मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रियंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में इकाई 3 के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारे पार्ट 2 में है, संविधान की विशेषताओं में। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले जो चैप्टर का अध्ययन किया था 3rd इकाई में, वो था जातिवाद और सांप्रदायिकता। कौन सा चैप्टर था? जातिवाद और सांप्रदायिकता। इसी बीच हम जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर होगा क्षेत्रवाद और भाषावाद। ये जो सब चैप्टर है, ये जो इकाई अध्याय है, इस इकाई में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम पढ़ रहे हैं। जो पहली चुनौतियां थी जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता, दूसरे नंबर पर जो चुनौती आ रही है बेटा, वो आ रही है क्षेत्रवाद और भाषावाद। कौन सी चुनौती आ रही है? क्षेत्रवाद और भाषावाद। आज वो यही है हमारी जो चुनौती है। मैं आपको पहले बताया था कि जब, देखिए पहले बताया था कि जब अपनी जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र और आदि को राष्ट्रहित या प्रांतों से भी अधिक महत्व देना क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। मान लीजिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हम बात क्षेत्रवाद की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रवाद की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्षेत्रवाद में क्या है? क्षेत्रवाद की जो हम बात करेंगे इसमें एक आ गया है कि एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति वफादारी। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होगा? एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति वफादारी। ठीक है ना? तो देखिए अब एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति क्या होगा बेटा? आएगी, आगे ध्यान देना। अर्थ, एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति वफादारी क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद। यहाँ आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो क्षेत्रवाद का अध्ययन करें। नेक्स्ट जो होगा वो भाषावाद का होगा। आज जो अध्ययन होगा वो क्षेत्रवाद का होगा। किसका होगा बेटा? क्षेत्रवाद का। तो देखिए क्षेत्रवाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक क्षेत्र विशेष के प्रति या एक क्षेत्र विशेष के हितों के प्रति क्या वफादारी क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद कहलाती है। दूसरा कि अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अधिक महत्व देना, या अर्थ बता रहा हूं मैं ये सारे, या अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से भी ज़्यादा अधिक महत्व देना, ज़्यादा अधिक महत्व देना। ये अर्थ है बेटा, डेफिनेशंस हैं, ये आपको समझनी है कि क्षेत्रवाद, एक बार लिख देता हूँ मैं कौन कौन सी परिभाषा है, सब आप देखोगे यहाँ ध्यान से समझोगे, आपको एक एक परिभाषा समझ आ जाएगी। या देखिए यहाँ लिखा है कि अपने क्षेत्र को, क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्र अर्थात किसी दूसरे क्षेत्र से भी ज़्यादा अधिक महत्व देना क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। या अपने क्षेत्र को, या अपने क्षेत्र को, या अपने क्षेत्र को, ध्यान देना, राष्ट्र से भी अधिक महत्व देना। अपने क्षेत्र को राष्ट्र से भी अधिक महत्व देना क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रवाद कहलाता है। देखिए सारी परिभाषाएं आ जाएंगी, एक एक अलग अलग परिभाषा बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति वफादारी, या अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से भी ज़्यादा अधिक महत्व देना क्षेत्रवाद कहलाता है। या अपने क्षेत्र को राष्ट्र से भी अधिक महत्व देना क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। या देखिए आगे और देखिएगा, या इसमें आ जाएगा कि क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए, या क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए, नोट कीजिएगा बेटा, पूर्ति के लिए राष्ट्र के हितों की या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को अनदेखा करना, क्या करना?
अनदेखा करना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद। बेटा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा लेसन है, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आप ध्यान से इन अर्थों को समझिएगा कि एक विशेष क्षेत्र के हितों के प्रति वफादारी क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद कहलाती है। दूसरे नंबर पर कि अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से भी ज़्यादा अधिक महत्व देना, ये भी क्षेत्रवाद कहलाता है। या अपने क्षेत्र को राष्ट्र से भी अधिक महत्व देना, ये भी क्षेत्रवाद। या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को भी क्या कर देना? अनदेखा करना, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद। सीधे से अर्थों में बात करें, इन सभी से ऊपर, अन्य क्षेत्रों से ऊपर, देश से ऊपर, राज्य से ऊपर, प्रांत से ऊपर या और भी देश की भावनाओं से ऊपर किसको महत्वता दिया गया है? क्षेत्रवाद को। किसको दिया गया है बेटा? क्षेत्रवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। मान लीजिए कि आप राजस्थान राज्य में रह रहे हो, ठीक है, और राजस्थान राज्य के किसी एक जिले या छोटे से गांव में रह रहे हो आप, तो आप अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश से भी ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हो? अपने जहाँ जगह पे आप रह रहे हो, वो क्या कहलाएगा? कि अपने क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना क्षेत्रवाद कहलाता है। समझ में आया? आगे देखिए बेटा कि क्षेत्रवाद क्या है। कि क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, ध्यान देना, कि क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी व्यक्ति के, ध्यान देना, यार नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आगे देखिएगा कि क्षेत्रवाद क्या है। तो देखिए बेटा कि क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, ध्यान देना, जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित होती है। क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित होती है जो धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए क्या होता है? जागृत होता है और अपनी पृथकता को बनाए रखने के लिए अनवरत प्रयास करता रहता है। ये बेटा क्षेत्रवाद की विचारधारा आ जाएगी कि इसमें धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से क्या करता है? मनुष्य अपने अस्तित्व को जागृत करता है और निरंतर प्रयास करता रहता है आगे बढ़ाने के लिए। आगे देखिए दूसरा जो अर्थ आ जाएगा, ये आ जाएगा कि क्षेत्रवाद के माध्यम से ही, किसके माध्यम से? क्षेत्रवाद के माध्यम से ही स्थानीय जो निवासी होते हैं, मान लीजिए हम किसी गांव की बात करें तो गांव भी तो एक क्षेत्र होता है ना, तो क्षेत्रवाद के माध्यम से स्थानीय निवासी राष्ट्रीय तथा प्रांतीय हितों की तुलना में क्षेत्र विशेष के हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा क्षेत्रवाद का? देखिए बेटा क्षेत्रवाद का जो उद्देश्य हो जाएगा ना, मुख्य उद्देश्य ये होगा कि संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना। संकीर्ण क्षेत्रीय, ध्यान देना, उद्देश्य क्या होगा? संकीर्ण क्षेत्रीय, ध्यान देना, संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना। क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। ये सभी आप नोट करेंगे। एक एक चीज़ यहाँ आपको समझा दी गई है बेटा कि क्षेत्रवाद क्या है, क्या क्या इसके कारण हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा देश, तो कौन सा है हमारा देश? भारत। कौन सा है? भारत। तो भारत देश विविधता वाला देश है। कैसा देश है? विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता विद्यमान है। कि हमारा देश, तो कौन सा है बच्चों हमारा देश? शाबाश, कौन सा है? भारत। देखिए आगे साफ करते हैं इसको और चलते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी। देखिए बेटा, देखिए कि हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। ध्यान देना, हमारा भारत देश कैसा देश है? विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई भिन्नता विद्यमान है। कि हमारा भारत देश भौगोलिक विविधताओं वाला देश है। भारत की जो विशेषता है अनेकता में,
एकता यहाँ पर भौगोलिक और भाषाई भिन्नता क्या करती है, पाई जाती है। आगे देखिए कि किसी क्षेत्र विशेष के प्रति प्रेम को राष्ट्र प्रेम से ज़्यादा तरजीह देना क्षेत्रवाद कहलाता है। अर्थात राज्य की तुलना में, किसकी तुलना में बेटा, राज्य की तुलना में। तो ध्यान देना, अर्थात राज्य की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत से लगाव, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे क्षेत्र विशेष के लोग अपने लिए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों की अधिकाधिक क्या करते हैं, मांग करते हैं। आज़ादी के समय, तो आज़ादी आप सभी को पता है कि कब मिली थी, तो 1947 में। तो आज़ादी के समय हमारा जो भारत देश था वो आर्थिक दृष्टि से कैसा था बेटा, कमज़ोर था। कैसा था, हमारा जो भारत देश है आर्थिक दृष्टि से कैसा था, कमज़ोर था। जाति, धर्म, संप्रदाय, ध्यान देना, जाति, धर्म और संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की अग्रणी छवि आदि ने भी राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को क्या किया है, प्रभावित किया है। ठीक है ना। इसी के बाद जब आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर था आज़ादी से पहले, तो फिर आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ध्यान देना बेटा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, तो आप सभी को पता है कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न मांगों ने क्षेत्रवाद की भावनाओं को बलवती किया है। जो निम्न मांग थी, निम्न मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को क्या कर दिया बेटा, बलवती किया है। अब कौन कौन सी है कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी मांग है जिन्होंने क्षेत्रवाद को और भी अधिक बलवान बना दिया है। कौन कौन सी मांग है, पहली जो मांग होगी वो होगी राज्यों के पुनर्गठन की मांग, राज्यों के पुनर्गठन की मांग, राज्यों के पुनर्गठन की मांग, पहली मांग। देखिए राज्यों का पुनर्गठन, हमने देखा है कि जब किसी राज्य की क्षेत्रफल या जनसंख्या बढ़ जाती है तो राज्यों का क्या हो जाता है बेटा, एक राज्य में से दूसरे राज्य का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है ना। फिर राज्य पुनर्गठन के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, नवीन राज्यों के निर्माण की मांग भी करते हैं, नवीन राज्यों के निर्माण की मांग भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड जो मांग है वो होगी कि भारतीय संघ में ही आर्थिक स्वायत्तता की आकांक्षा, कि भारतीय संघ में ही, भारतीय संघ में ही ध्यान देना, भारतीय संघ में ही आर्थिक स्वायत्तता की आकांक्षा, कि भारतीय संघ में ही आर्थिक स्वायत्तता की आकांक्षा या प्राकृतिक संसाधनों के वितरण संबंधी विवाद, या प्राकृतिक संसाधनों के, ये सभी आपको नोट्स में मिलेंगे, ध्यान से इनको पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। एक एक चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी कि कौन कौन सी मांग है जो स्वतंत्रता के बाद बलवती किया है। केंद्र से भी अधिक सहायता प्राप्त करना, केंद्र से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करना, किसको, क्षेत्र विशेषों को। ठीक है ना। तो इनकी मांग क्या थी, और भी अधिक बलवती हो गई। 6 नंबर पे आएगा कि अधिकाधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा, अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा, ये मांग है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवाद को और भी अधिक बलवान कर दिया है। कौन कौन सी मांग है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग, ये 6 मांग है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद राज्य को और भी अधिक क्या कर दिया है बेटा, बलवती कर दिया है। उसके बाद देखिए आपके आते हैं फिर क्षेत्रवाद के कारण। किसके कारण, कि क्षेत्रवाद के आपसे पूछेगा क्षेत्रवाद के प्रमुख कारण बताइए, तो क्या क्या कारण रहे होंगे क्षेत्रवाद के, क्या क्या कारण रहे होंगे। तो देखिए बेटा क्षेत्रवाद के जो कारण हैं, ध्यान देना कि क्षेत्रवाद के जो कारण हैं कौन कौन से रहे होंगे। आगे देखिएगा, इसको साफ कर देते हैं हम थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्षेत्रवाद के कारण। आज क्या है कि हम इस वीडियो में क्षेत्रवाद की मांग, क्षेत्रवाद के कारण, क्षेत्रवाद की समस्याओं के समाधान, इनका अध्ययन करेंगे। तो ये बेटा सब पॉइंट्स में है, कारण क्या क्या है, कौन कौन से कारण हैं। तो ये सभी कारण मैं आपको अभी नोट करवा देता हूँ या बोल बोल के बता देता हूँ कि पहला कारण है कि प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं व असमानताएं। प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं व असमानताएं। पहली जो कारण है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भिन्नताएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, समान नहीं होती, असमान होती हैं। प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव, ठीक है ना, प्रशासनिक भेदभाव। थर्ड नंबर पर देखिएगा बेटा कि केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नता। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नता। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नता। ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण। सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ठीक है बेटा। ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधताएं हो जाएगी या विभिन्नताएं हो जाएंगी। या भाषाई विविधता से क्षेत्रवाद की भावना को बल, या भाषाई विविधता से क्या किया गया है, क्षेत्रवाद को बल दिया गया है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो क्षेत्रवाद के कारणों में आते हैं कि क्षेत्रवाद के कारण कौन कौन से हैं। कि प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं व असमानताएं, कि क्षेत्रवाद में सारी की सारी जो भिन्नताएं होती है वो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं और सभी एक समान नहीं होती, सभी कैसी होती है स्टूडेंट्स, असमान होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रशासनिक भेदभाव किया जाता है क्षेत्रवादों में। बहुत सी जगह पर सुविधाएं संपूर्ण होती है, कई जगह पर संपूर्ण नहीं होती। तो जहाँ पर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रशासन पहुँचता है वहाँ पर भी वही सुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नताएं, कि देखिए शहरों में तो क्या करते हैं लोग बाग, पैसे का अर्निंग स्रोत करते हैं, निवेश में करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ये क्षेत्रों में ये भिन्नता भी पाई जाती है। ऐतिहासिक व राजनीतिक कुछ कारण हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं या विविधताएं, ठीक है बेटा। फिर क्षेत्रवाद के ये कारण हो गए, इसी के साथ क्षेत्रवाद के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। क्षेत्रवाद के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। अब दुष्परिणाम कौन कौन से हैं ये आपको बताते हैं। देखिए बेटा, दुष्परिणाम अभी हमने पढ़े थे कारण, अब कारणों के बाद आएंगे दुष्परिणाम। ये कारणों में कोई डिटेल नहीं है, पॉइंट्स लिख रहे हैं, पूछेगा आपसे कारण क्या है, आपको ये कारण एज इट इज नोट करने हैं, पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम देखिए बेटा, क्या क्या दुष्परिणाम है। तो दुष्परिणाम जो बुराइयां होती है वो दुष्परिणाम हो जाते हैं। कि दुष्परिणाम क्या क्या हो जाते हैं। पहले दुष्परिणाम की बात करें तो किसको चुनौती, देश की अखंडता को चुनौती। दूसरा बेटा, भूमि पुत्र की अवधारणा, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूमिपुत्र होते हैं, वो राष्ट्र से भी ज़्यादा किसको मान्यता देते हैं, क्षेत्र को मान्यता देते हैं। किसको देते हैं, क्षेत्र को। नए राज्यों की मांग, नए राज्यों की मांग, स्वयंभू नेताओं का उदय, स्वयंभू नेताओं का उदय। और आगे देखिएगा स्टूडेंट्स,
कि क्या क्या कारण होते हैं। राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों की चुनौती, राष्ट्रीय कानून व आदेशों को चुनौती, कानून व आदेशों को चुनौती। और देखिएगा स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख खराब होना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ये ध्यान से रखना, देखना कि कौन कौन से दुष्परिणाम हैं जो क्षेत्रवाद के साख खराब करना। ठीक है बेटा, देखिए पहला है देश की अखंडता को चुनौती। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम पड़ रहे हैं, कौन कौन से दुष्परिणाम आएंगे ध्यान देना आप। पहला देश की अखंडता को चुनौती, तो देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बलवती होने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता व अखंडता को क्या कर दिया जाता है, गौण कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को गौण कर दिया जाता है। यहाँ तक कि इसके उग्र स्वरूप में कई बार पृथकतावाद का भाव भी पनपने लगता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती दे डालता है। अस्मिता का मतलब होता है राष्ट्र की इज्जत को, राष्ट्र की साख को। क्षेत्र विशेष का संघ सरकार व उसकी नीतियों से भरोसा उठ जाता है। ठीक है ना बेटा, यही देश की अखंडता को चुनौती देते हैं कि देश की साख को खराब कर। नए राज्यों की मांग करते हैं, किसकी मांग करते हैं, सॉरी, भूमिपुत्र की अवधारणा। देखिए भूमिपुत्र की जो अवधारणा होती है, भूमिपुत्र की जो अवधारणा होती है, इसमें क्या होता है कि बेटा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र, आपने देखा होगा भारत माता का सपूत, देखा ना, ऐसे ही एक अपने भूमि का पुत्र होता है जो अपने क्षेत्र को ज़्यादा लगाव देता है। किससे, राष्ट्र से, देश हिस्से, प्रांत हिस्से या अन्य क्षेत्रों की मांग से ये भूमिपुत्र की अवधारणा उत्पन्न हो जाती है। नए राज्यों की मांग करते हैं कि जो लोग होते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर नए राज्यों की मांग करते हैं कि हमारा राज्य भी अलग से होना चाहिए, हमें भी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। स्वयंभू नेताओं का अभाव, ठीक है ना बेटा, इसमें क्या होता है, स्वयंभू नेताओं का उदय, अर्थात जो नेता तुच्छ या ओछी राजनीति करके आगे बढ़ते हैं उन नेताओं का क्या किया जा रहा है, यहाँ उदय किया जाता है। राष्ट्रीय कानून व आदेशों को चुनौती दी गई है। तो ये सब दुष्परिणाम है किसके, क्षेत्रवाद के। ठीक है ना, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम के बाद क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान आएंगे। अब समस्या के समाधान कौन कौन से हैं ध्यान देना। देखिए नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ 12th, ये 12th क्लास के ही लेवल का मैटर है और इसको हमको ध्यान से समझना है। क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान, क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान, क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान। आगे देखिए बेटा कि समस्या के समाधान का उपाय उसके कारणों में निहित होता है। तो कारण पढ़े थे हमने, तो समस्या के साधनों का उपाय किसमें होता है, उसके कारणों में निहित होता है। क्षेत्रवाद पनपने के कारणों को समाप्त करने से ही इस समस्या से छुटकारा पाया जाता है। कुछ उपाय जिनसे हम क्षेत्रवाद की समस्या से राहत पा सकते हैं, तो वो उपाय कौन कौन से होंगे। पहला है संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण, संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण। सेकंड नंबर पे देखिएगा बेटा, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास। विकास के कार्यक्रम क्या क्या होंगे, विकास के विशेष कार्यक्रम, विकास के विशेष कार्यक्रम।
जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं क्षेत्र विशेषों के प्रति परियोजनाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? परियोजनाओं के माध्यम से। आगे देखिए बेटा, प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन। प्रशासनिक दृष्टि से किसका गठन कर रहे हैं? छोटे राज्यों का गठन कर रहे हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन। किसका गठन? छोटे राज्यों का गठन। नेक्स्ट देखिए बेटा, सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत। सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत में बदलना। जो भिन्नताएं होती है उनको एक जगह इकट्ठा करना। पॉइंट नंबर 6 आ जाएगा बेटा, भाषाई विविधता का सम्मान। भाषाई विविधता का सम्मान, ये समस्या के समाधान हैं जो आपके सामने उपलब्ध हैं कि समस्या के समाधान कौन कौन से होंगे। देखिए, किताब के माध्यम से एक बार इनकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। और वैसे आपको नोट्सों में सब कुछ लिखा हुआ मिला है स्पष्ट रूप से बेटा। संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण क्या आ जाएगा? ध्यान देना, संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण। तो देखिए बेटा, संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण में कि केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सभी क्षेत्रों का समान विकास हेतु निर्माण करे। संतुलित राष्ट्रीय नीति निर्माण कि राष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह सभी क्षेत्रों में संतुलित या समान रूप से नीति निर्माण करे। ठीक है, ये समाधान हो जाएगा। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान रूप से कार्य होगा तो क्षेत्रवाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा, राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास कि क्षेत्रीय भिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली, यातायात व संचार के आधारभूत साधनों के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। प्राथमिकता किसको देनी होगी? बिजली, यातायात, संचार के साधन, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आ जाएंगे। ठीक है ना, स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, बिजली, विकास उत्पन्न होना चाहिए। विकास के क्षेत्र में जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए हैं, बताऊंगा लास्ट में आपको कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। डीडीपी, डीपीएपी, एपीडीपी, ठीक है ना, ये कार्यक्रम चलाए। प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों की मांग कि जो राज्य छोटे हैं, प्रशासनिक दृष्टि से उन राज्यों की क्या की जानी चाहिए बेटा? मांग की जानी चाहिए। और छोटे छोटे राज्यों से प्रांतीय सरकार तथा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। केंद्रीय करों के वितरण में ही हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत, अर्थात दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र व अन्य संप्रेषण माध्यमों द्वारा भिन्नता को ही ताकत के रूप में उभारना हमारी पहल होगी और एक दूसरे के साथ साहचर्य की भावना से जोड़ना एकीकरण का माध्यम हो सकती है। भाषाई विविधता का सम्मान, देखिए भाषाई विविधता का सम्मान कि हमारा संविधान भी इन्हें मान्यता देकर विविधता को स्वीकार कर चुका है। हमें सभी प्रांतों को, भाषाओं को परस्पर सम्मान देना होगा। अनुवाद का दायरा बढ़ाना होगा। जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो बेटा कौन सा होगा? भाषावाद। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? भाषावाद। अब देखिए, विकास के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, विशेष कार्यक्रम, तो उन कार्यक्रमों को हम ये एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये विकास की समस्या के समाधान में इम्पोर्टेंट है। विकास के विशेष कार्यक्रम परियोजनाओं के माध्यम से अब कौन कौन से चलाए गए हैं, जो कार्यक्रम आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ। पहला जो कार्यक्रम चलाया गया था बेटा, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, डीपीएपी। ये नाम आपको याद रखने हैं। पूछ सकता है कि कौन कौन से कार्यक्रम
चलाए गए मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा है बेटा? मरु विकास कार्यक्रम। डेजर्ट मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। फिर देखिए बेटा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये समस्या के समाधान है। क्या है बेटा? समस्या के समाधान है। कौन कौन से हैं? ये जो आपके सामने यहाँ बोर्ड पे अंकित हैं। जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है बेटा, TADA। ये इम्पोर्टेंट है क्षेत्रवाद के कारणों में। देखिए बेटा अब क्षेत्रवाद के कारणों में क्या क्या इम्पोर्टेंट आएगा वो हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, और ध्यान से समझना है। देखिए क्षेत्रवाद की समस्या के समाधानों में विकास के जो विशेष कार्यक्रम चलाए गए परियोजनाओं के रूप में। किसके रूप में? परियोजनाओं के रूप में। जो परियोजना है किसके द्वारा चलाई जाती है बेटा? सरकार के द्वारा। कि विकास के विशेष कार्यक्रम हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। अब उन विशेष कार्यक्रमों का यहाँ अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला है सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए जहाँ पर सूखा, अकाल, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या करती है? सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाती है, अर्थात वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाती है। दूसरा बेटा देखिए मरु विकास कार्यक्रम की, जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ पर भी ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जहाँ पर अन्न जल चारे की कमी आ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के विकास के भी कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो AADP के नाम से जाने जाते हैं। कुछ जो जनजातियाँ होती हैं उनके विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं TADA के नाम से। राज्य या केंद्र सरकार में ये कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्षेत्रवाद दोबारा से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्षेत्रवाद का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक ही चैप्टर में दो टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे पहले चैप्टर में आया था जातिवाद और सांप्रदायिकता, सेकंड चैप्टर में आ रहा है बेटा क्षेत्रवाद और भाषावाद। क्या क्या आ रहा है? क्षेत्रवाद और भाषावाद। तो आज हमने जो अध्ययन किया है वो क्षेत्रवाद का किया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी भाषावाद से संबंधित होगी कि संविधान के अनुच्छेद में किन किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, कौन से भाग में किया गया है, और जहाँ पर देश हित से ज़्यादा भाषा को महत्व दिया जाता है वो भाषावाद का स्वरूप प्रदर्शित होता है। समझ रहे हो? जैसे क्षेत्रवाद की बात करें कि राष्ट्र हित या प्रांत के हितों से भी ज़्यादा लगाव किसको करना? क्षेत्र। ये क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। इसी के साथ साथ क्षेत्रवाद के कुछ टॉपिक्स से, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से मैं आपको शुरुआत में नोट कराए हैं। नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। सबसे पहला हमारा जो काम होता है कि हम सबसे पहले नोट्स को पढ़ें। किनको पढ़ें? नोट्स पढ़ें। बुक ले आइए, आप लंबी लड़ाई है, घर बैठ के लड़नी है, साथ रहना है। बुक्स ले आइए आप लोग, बुक्स लाओगे, पहले बुक्स पढ़ो, फिर सर के द्वारा जो भी नोट्स भेजे जाते हैं, जो भी सर भेजते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को, सब में आपको जो भी नोट्स भेजे जाते हैं आप उन नोट्स को पहले पढ़िए। फिर उन नोट्स पे के बाद आपके सामने बेटा वीडियो आ रही है, जैसे हम एज इट इज़ क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आराम से धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है। एक एक टॉपिक समझना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार कहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ कि मुझसे आप लोग पर्सनल संपर्क करें, ठीक है बेटा। धन्यवाद। ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। हैव ए गुड डे।